हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। जैसा कि आप जानते हैं कि क्लास 12 की केमिस्ट्री चल रही है। पॉलीमर का चैप्टर फिनिश हो गया है। उसके नोट्स हमने आपको प्रोवाइड कर दिए हैं और उसके तकरीबन 8 वीडियो जो है हमने आपको ग्रुप में डाल दिया है। और इसके अलावा भी हम नया यूनिट 16 स्टार्ट कर रहे हैं। तो पॉलीमर के यूनिट जो था वो 15 यूनिट था। अब पॉलीमर के ही आगे एक यूनिट 16 है, तो उसको हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं। उसके नोट्स हम ऑलरेडी आपको पहले ही ग्रुप में दे दिए हैं। तो आइए चलिए आज हम उस टॉपिक को समझते हैं कि क्या है वो, कैसे उस टॉपिक में हम उस चैप्टर में हमको क्या क्या पढ़ना है और उस पर कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं। तो ये जो चैप्टर का नाम है वो केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ है, यानी कि दैनिक जीवन में रसायन विज्ञान का महत्व जो हमारे डेली लाइफ में है उसका क्या इम्पोर्टेंस है। तो आइए हम आगे स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों ये देखिए, ये यूनिट 16 है और यूनिट 16 में केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ यानी कि दैनिक जीवन में रसायन विज्ञान का महत्व। तो जो हमारे दैनिक जीवन में यानी कि डेली लाइफ में या ह्यूमन बींग्स के लिए जो इम्पोर्टेंस है केमिस्ट्री की, वो 3 फील्ड में है। पहला है मेडिसिन, दूसरा है फूड मटेरियल्स, तीसरा है क्लिनसिंग एजेंट। मेडिसिन का मतलब होता है कि जो भी ड्रग्स, जो भी दवाइयाँ हैं, औषधियाँ हैं, वो उसमें पूरी की पूरी केमिस्ट्री होती है। फूड मटेरियल्स में केमिस्ट्री का रोल होता है। क्लिनसिंग एजेंट का मतलब होता है कि सफाई करने वाले अभिकर्मक, यानी कि जो सफाई में यूज होते हैं, जैसे कि आपका डेटॉल हो गया, कुछ डिसइंफेक्टेंट हो गया, फिनाइल वगैरह हो गया, इस कैटेगरी में आते हैं। इसको हम डिस्कस करेंगे आगे। तो आइए, जो पहला हेडिंग है 1, ड्रग एंड देयर क्लासिफिकेशन, औषधियाँ और उनके वर्गीकरण। तो आइए इसको देखते हैं। तो ड्रग्स, दवा लो मॉलिक्यूलर मास के होते हैं, यानी कि जो भी दवाइयाँ होती हैं उनका मॉलिक्यूलर मास बहुत कम होता है। तकरीबन 100 यूनिट से लेके 500 यूनिट तक, 100 यू यानी कि यूनिफाइड मास, जिसको पहले AMU कहते थे, 100 यू से लेके 500 यू तक होते हैं, वो केमिकल्स होते हैं। ड्रग्स यानी कि 100 यू से लेके 500 यू तक वाले केमिकल्स होते हैं। अच्छा, ये ड्रग्स बड़े बड़े मॉलिक्यूल यानी कि बड़े बड़े मॉलिक्यूल को मैक्रो मॉलिक्यूल्स कहते हैं, वाले लक्ष्य से इंटरेक्ट होते हैं। तो ये ड्रग जो होते हैं हमारे शरीर में बड़े बड़े मैक्रो मॉलिक्यूल से डायरेक्ट जाके उससे इंटरेक्ट करते हैं, यानी कि उस पर प्रभाव डालते हैं, यानी कि उस पर अटैक करते हैं। तो ये बड़े बड़े मॉलिक्यूल क्या हो सकते हैं? प्रोटीन्स हो सकते हैं, विटामिन्स हो सकते हैं, कुछ एंजाइम्स हो सकते हैं, क्लियर है, कार्बोहाइड्रेट हो सकते हैं, ठीक है, रिएक्शन करना होते हैं, और जिसकी वजह से बायोलॉजिकल रिस्पांस यानी कि हमारी जो जैविक प्रतिक्रिया है, क्लियर है, जैसे कि हमको बुखार हो गया, दर्द हो गया, शरीर में कहीं जलन हो गई, तो बायोलॉजिकल रिस्पांस कहलाती है। तो उसके उपचार में होता है, थेरेपी में होता है, तथा ये उपयोगी होते हैं। ऐसे ड्रग्स को मेडिसिन कहते हैं, ऐसे औषधियों को हम दवाइयाँ कहते हैं, ठीक है। तो मेडिसिन का प्रयोग डिजीज़ को डायग्नोस करना, यानी कि मेडिसिन का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है? डिजीज़ यानी कि बीमारी को डायग्नोस करना यानी पहचान करना, प्रिवेंशन उनको रोकथाम के लिए होता है, और ट्रीटमेंट यानी उनके इलाज करने में होता है। तो आइए अगला देखते हैं। ऐसे केमिकल्स यानी कि ऐसे रसायन जिनका प्रयोग थेरेपेटिक इफेक्ट यानी चिकित्सीय प्रभाव के लिए होता है, उसे कीमोथेरेपी कहते हैं। ये एक साइंस का एक आप मान लीजिए कि टेक्नोलॉजी है कीमोथेरेपी, यानी कि कीमो मतलब केमिकल्स, थेरेपी मतलब इलाज, केमिकल्स से जो इलाज होता है उसको कीमोथेरेपी कहते हैं। आइए 16 यूनिट का पहला हेडिंग और उस पहले हेडिंग का पहला सब हेडिंग, क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग्स, औषधि का वर्गीकरण देखते हैं। तो ड्रग्स का क्लासिफिकेशन 4 आधारों पर किया गया है। ड्रग्स का क्लासिफिकेशन 4 आधारों पर किया गया है। पहला है ऑन द बेसिस ऑफ फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट, यानी कि पहला जो आधार था दवा के प्रभाव, यानी कि फार्माकोलॉजिकल यानी कि औषधि के प्रभाव के आधार पर उसका पहला वर्गीकरण किया गया है। फिर आइए देखते हैं अगला, दूसरा है ऑन द बेसिस ऑफ ड्रग एक्शन, यानी कि ड्रग यानी कि जो औषधि है उसके एक्शन के आधार पर, उसकी सक्रियता के आधार पर दूसरा वर्गीकरण है। तीसरा है ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल स्ट्रक्चर, यानी कि जो भी ड्रग्स होगा उसका केमिकल स्ट्रक्चर क्या है उसके आधार पर वर्गीकरण है तीसरा। चौथा है ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर टारगेट्स, यानी कि जो औषधियाँ या दवाइयाँ हैं वो किस टारगेट पे, किस लक्ष्य पे अटैक करेंगी उसके आधार पर है।
ठीक है। तो आइए अब दूसरी हेडिंग पढ़ते हैं 16 यूनिट का, ड्रग टारगेट इंटरेक्शन, यानी कि ड्रग जहाँ पे लक्ष्य पे अटैक करेगा उन दोनों के बीच जो क्रिया प्रतिक्रिया होगी उसका इंटरेक्शन, औषधि लक्ष्य का एक दूसरे पर प्रभाव। तो शरीर में पाए जाने वाले मैक्रोमॉलिक्यूल, यानी कि शरीर में मैक्रोमॉलिक्यूल कौन कौन है, जैसे आपको प्रोटीन हो गया, कार्बोहाइड्रेट्स हो गया, ठीक है, बेसिकली प्रोटीन्स हो गया, बड़े अणु जिनकी उत्पत्ति जैविक होती है। तो हमारे शरीर में प्रोटीन्स जो हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, एंजाइम्स हैं, इन सब की बात हो रही है, वे शरीर की कई क्रियाओं में भूमिका अदा करते हैं। ठीक है, हमारे शरीर में प्रोटीन्स हो गए, प्रोटीन के बने एंजाइम्स हो गए, या प्रोटीन के बने ही हार्मोन्स हो गए, वो हमारे शरीर की कई क्रियाओं में भूमिका अदा करते हैं। जैसे प्रोटीन जो बायोलॉजिकल कैटलिस्ट का काम करते हैं, यानी कि प्रोटीन जो होता है बायोलॉजिकल कैटलिस्ट का काम करता है, जिसे क्या कहते हैं, एंजाइम्स कहते हैं। ऐसे प्रोटीन जो बॉडी के कम्युनिकेशन सिस्टम यानी कि के लिए क्रूशियल यानी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने वाली होती हैं, उन्हें रिसेप्टर कहते हैं। कम्युनिकेशन सिस्टम का मतलब होता है कि जैसे पैर में अगर चोट लग गई तो इस चोट का पैर में चोट लग गई तो कैसा आपको तुरंत पता चल जाता है, तो यानी कि पैर में लगी चोट को एक मैसेज के थ्रू ब्रेन में भेजा जाता है, तो वो मैसेज नर्व्स भेजती हैं, यानी कि नर्वस सिस्टम भेजता है उसको, न्यूरॉन्स भेजते हैं। तो एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन को मैसेज भेजता है और एक न्यूरॉन्स मसल्स को मैसेज भेजता है, तो ये सारा कम्युनिकेशन सिस्टम कहलाता है। ठीक है, तो ये सब करने वाले प्रोटीन्स जो होते हैं क्या कहलाते हैं, उन्हें रिसेप्टर कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, रिसेप्टर, इसको हिंदी में ग्राही कहते हैं। आइए देखते हैं आगे, ड्रग टारगेट इंटरेक्शन को हम दो उदाहरण, यानी कि ड्रग और टारगेट के बीच का जो इंटरेक्शन होता है उसको हम दो उदाहरण एंजाइम और रिसेप्टर की सहायता से समझेंगे। ध्यान दीजिएगा, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यानी कि ड्रग और टारगेट के इंटरेक्शन को हम दो उदाहरणों एंजाइम्स और रिसेप्टर की सहायता से समझेंगे। तो आइए दूसरे हेडिंग का पहला सब हेडिंग क्या है, एंजाइम्स एज ए ड्रग टारगेट्स, यानी कि अब एंजाइम्स की सहायता से ड्रग टारगेट इंटरेक्शन को समझेंगे। एंजाइम एज ए ड्रग टारगेट, ठीक है, एंजाइम एक औषधि लक्ष्य की तरह। तो अब इस पहले में एंजाइम्स एज ड्रग टारगेट्स, यानी कि एंजाइम जो है एक औषधि का लक्ष्य होता है, एक लक्ष्य की तरह होता है। उसका पहला भाग देखते हैं, कैटालिटिक एक्शन ऑफ एंजाइम्स। ठीक है, यानी एंजाइम की उत्प्रेरक की क्रिया। तो एंजाइम का एक एक्टिव साइट्स होता है। तो देखिए, जैसे मान लीजिए सपोज दैट एक स्ट्रक्चर है एंजाइम का, तो एंजाइम का ये एक्टिव साइट्स है, ठीक, और ये सबस्ट्रेट है, यानी कि जो आधार मॉलिक्यूल्स है। ठीक है, तो एंजाइम के एक्टिव साइट्स और सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल आपस में मिलते हैं तो प्रोडक्ट बनाता है, और एंजाइम कैटलिस्ट के रूप में यूज होता है, तो इसे साइड में निकल जाता है। तो ये एंजाइम होल्डिंग सबस्ट्रेट है। इसको आप पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं। इस तरह के एक एंजाइम सबस्ट्रेट से अटैक करता है और इसके बाद सबस्ट्रेट जो होता है एक नया प्रोडक्ट बना के निकल जाता है, और एंजाइम जिस फॉर्म में रहता है उसी फॉर्म में सेपरेट हो जाता है। आइए आगे देखते हैं। अब बी क्या है, ड्रग एंजाइम इंटरेक्शन, यानी कि ड्रग और एंजाइम का एक दूसरे पर प्रभाव। ऐसे ड्रग जो एंजाइम के एक्टिव साइट्स को ब्लॉक कर दें, यानी कि ऐसे ड्रग जो एंजाइम के एक्टिव साइट को ब्लॉक कर दें तथा सबस्ट्रेट आधार मॉलिक्यूल को एंजाइम के एक्टिव साइट से न जुड़ने दें, ऐसे ड्रग्स को एंजाइम इनहिबिटर्स कहते हैं। तो यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये एंजाइम है, इसके एक्टिव साइट्स को कोई ड्रग ब्लॉक कर दे, तो अब यहाँ पे कोई सबस्ट्रेट आके नहीं जुड़ पाएगा, यानी ब्लॉक कर देगा। तो ऐसे ड्रग्स को, किस ड्रग को, ऐसे ड्रग्स को एंजाइम इनहिबिटर्स कहते हैं। क्या कहते हैं, एंजाइम इनहिबिटर्स कहते हैं। ऐसे ड्रग्स को एंजाइम इनहिबिटर्स कहते हैं। एंजाइम इनहिबिटर्स, ये ध्यान दीजिएगा, ये टर्मिनोलॉजी, यानी कि एंजाइम को रोकने वाला। एंजाइम इनहिबिटर दो तरीके से काम करता है। तो पहला तरीका देखिएगा, ये सपोज दैट एक एंजाइम है, उसका एक्टिव साइट्स है और ये सबस्ट्रेट है। तो सबस्ट्रेट जाके एंजाइम के एक्टिव साइट पे जुड़ना चाहिए, लेकिन होता क्या है कि ड्रग जाके जुड़ जाता है। जब ड्रग जाके जुड़ जाता है तो सबस्ट्रेट नहीं जुड़ पाता है। जब सबस्ट्रेट नहीं जुड़ पाएगा तो आगे का रिएक्शन नहीं हो पाएगा। तो इस तरह से ड्रग जो होता है एंजाइम के एक्टिव साइट को ब्लॉक कर देता है। तो ड्रग एंजाइम के एक्टिव साइट्स को ब्लॉक कर दिया। ऐसे ड्रग्स को कम्पिटिटिव इनहिबिटर्स कहते हैं, यानी कि चूँकि ये कम्पीट मतलब कि प्रतिद्वंदिता दिखाया, इसने सबस्ट्रेट्स को लड़ाई में हरा दिया और उसकी जगह खुद जाके जुड़ गया। तो ऐसे ड्रग्स को कम्पिटिटिव इनहिबिटर्स कहते हैं। अब आइए दूसरा तरीका, एंजाइम इनहिबिटर्स का दूसरा तरीका जो काम करता है। अब देखिए, एक एंजाइम हुआ, एंजाइम का ये एक्टिव साइट्स हुआ, और इस एंजाइम का एक दूसरा साइट होता है जिसे कहते हैं एलोस्टेरिक साइट्स। तो ड्रग्स जो है एंजाइम के एक्टिव साइट को ब्लॉक नहीं करेगा, बल्कि वो एंजाइम के दूसरे वाले पोर्शन जिसको एलोस्टेरिक साइट कहते हैं उससे जाके जुड़ जाएगा और उससे जुड़ के एक्टिव साइट का शेप चेंज कर देगा।
उससे जुड़ के एक्टिव साइट का शेप चेंज कर देगा। तो देखिए एक्टिव साइट विथ चेंज शेप, जब ये शेप चेंज कर देगा तो अब आके यहाँ पर जो आपका सबस्ट्रेट था, सबस्ट्रेट का शेप तो इस आधार पे था, लेकिन अब वो जब यहाँ पे जाएगा तो उसका शेप फिट नहीं बैठ पाएगा, तो सबस्ट्रेट यहाँ पे नहीं जुड़ पाएगा। ठीक है, तो देखिएगा ये इनहिबिटर एंजाइम हुआ तो ये जाके यहाँ जुड़ जाएगा, जब ये जुड़ जाएगा तो ये शेप चेंज हो जाएगा। पहले शेप ये था, अब शेप ये हो जाएगा। कुछ ड्रग्स ऐसे होते हैं जो एंजाइम्स के एक्टिव साइट्स को ब्लॉक नहीं करते हैं। कुछ ड्रग्स ऐसे होते हैं जो एंजाइम्स के एक्टिव साइट्स को ब्लॉक नहीं करते हैं, बल्कि ऐसे ड्रग एंजाइम की किसी दूसरे साइट से जाकर जुड़ते हैं, जिसे एलोस्टेरिक साइट कहते हैं, जिसे एलोस्टेरिक साइट्स कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, एलोस्टेरिक साइट्स कहते हैं। ठीक है, आइए आगे डिस्कस करते हैं। अब ये दूसरा पॉइंट हो गया 16th यूनिट का दूसरे हेडिंग का दूसरा सब हेडिंग, रिसेप्टर एज ड्रग टारगेट्स। तो अभी तक क्या था, एंजाइम के बारे में बात हो रहे थे, एंजाइम ड्रग और एंजाइम का इंटरेक्शन पढ़ रहे थे। अब है रिसेप्टर एज ड्रग टारगेट्स, यानी औषधि का लक्ष्यग्राही। यानी कि रिसेप्टर ऐसे प्रोटीन होते हैं जो बॉडी के कम्युनिकेशन प्रोसेस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। अधिकांश रिसेप्टर सेल मेम्ब्रेन में धंसे होते हैं। तो ये देखिएगा, एक हम सेल का आउटलाइन स्ट्रक्चर बना है, ये सेल का आउटर लेयर हुआ और सेल का इनर लेयर हुआ, और इसी बीच में देखिएगा रिसेप्टर धंसा हुआ है। तो ये देखिएगा रिसेप्टर प्रोटीन कहलाया, और ये आउटर सरफेस ऑफ सेल मेम्ब्रेन है, और ये इनर सरफेस ऑफ सेल मेम्ब्रेन है, और ये बाइंडिंग साइट ऑफ रिसेप्टर, रिसेप्टर का ये बाइंडिंग साइट है, यानी कि कोई आके इस पर जुड़ेगा। क्या होगा, सबस्ट्रेट आके जुड़ेगा, ठीक है, और या फिर ड्रग्स आके जुड़ेगा। क्लियर है, ये वाला हिस्सा अंदर का हिस्सा है सेल का, और ये बाहर का हिस्सा है सेल का। ये पूरा का पूरा ये सेल मेम्ब्रेन कहलाता है, ये पूरा का पूरा सेल मेम्ब्रेन का वॉल है। ओके, रिसेप्टर प्रोटीन्स सेल मेम्ब्रेन में इस प्रकार धंसे रहते हैं कि उनका छोटा हिस्सा एक्टिव साइट्स के रूप में सेल मेम्ब्रेन के बाहरी भाग की तरफ होता है। ये देखिए एक्टिव साइट्स के रूप में बाहरी की तरफ रहता है। हमारे शरीर दो न्यूरॉन्स के बीच मैसेज का कम्युनिकेशन, हमारे शरीर में दो न्यूरॉन्स के बीच मैसेज का कम्युनिकेशन और न्यूरॉन्स तथा मसल्स के बीच मैसेज का कम्युनिकेशन कुछ निश्चित केमिकल्स के द्वारा होता है। इस केमिकल्स को केमिकल मैसेंजर का नाम देते हैं। किसका नाम देते हैं, केमिकल मैसेंजर। यानी नर्व से नर्व्स को मैसेज भेजना, न्यूरॉन से न्यूरॉन को मैसेज भेजना, और न्यूरॉन से मसल्स को मैसेज भेजने का काम कुछ केमिकल्स करते हैं। उन केमिकल्स को केमिकल मैसेंजर कहते हैं, यानी कि रासायनिक संदेशवाहक कहते हैं। केमिकल मैसेंजर रिसेप्टर प्रोटीन के एक्टिव साइट्स पर आकर बंध जाता है, यानी कि जो ये रिसेप्टर है, इसका जो एक्टिव साइट है, इस पर आके बंध जाता है। क्या बन जाता है, केमिकल मैसेंजर। ठीक है, रिसेप्टर प्रोटीन का एक्टिव साइट अपने शेप को केमिकल मैसेंजर के शेप के अनुसार बदल लेता है, जिसकी वजह से सेल में मैसेज चला जाता है, यानी ट्रांसफ़र हो जाता है। इस प्रकार केमिकल मैसेंजर सेल में प्रवेश किए बिना सेल को मैसेज ट्रांसफ़र कर देता है। आइए देखते हैं इसको फिगर के द्वारा। ये देखिएगा, ये आपका आउटर लाइन है सेल मेम्ब्रेन का, ये इनर लाइन है, और यहाँ पे रिसेप्टर धंसा हुआ है। ये केमिकल मैसेंजर आया, इस पर फिट बैठा, इंड्यूस फिट, यानी कि इसको प्रेरित करता है। इस तरह से जब जैसे आके प्रेरित करता है तो ये देखिएगा इसका शेप चेंज हो गया, और ये रिसेप्टर का नीचे वाला जो बॉटम पेंदिका है, इसका भी शेप चेंज हो गया। पहले शेप ये था प्लेन, और यहाँ पे गोलाकार हो गया। अब ये मैसेज अंदर भेज रहा है, तो यानी मैसेज भेज दिया। तो यहाँ पहले क्या था, रिसेप्टर केमिकल मैसेंजर को रिसीव कर रहा है, यानी कि ये रिसेप्टर केमिकल मैसेंजर को रिसीव कर रहा है। जैसे रिसीव किया तो केमिकल मैसेंजर के जुड़ते ही रिसेप्टर प्रोटीन का शेप बदल जाता है। इसका शेप देखिए बदल जाता है, बाहर कैसा शेप पहले कैसा था और अब कैसा हो गया है, और नीचे ये गोलाकार हो गया है, और नीचे अंदर सेल के अंदर मैसेज भेजना शुरू कर दिया। ठीक है, और जैसे ही केमिकल मैसेंजर हटता है, फिर से रिसेप्टर प्रोटीन अपने उसी शेप में आ जाता है। रिसेप्टर प्रोटीन अपनी संरचना को पुनः उसी शेप में वापस ले आता है जैसे ही केमिकल मैसेंजर हटता है। ऐसे ड्रग जो रिसेप्टर प्रोटीन के एक्टिव साइट से जुड़कर रिसेप्टर प्रोटीन के नेचुरल फंक्शन यानी कि प्राकृतिक क्रिया को दबा देता है, यानी कि इनहिबिट कर देता है या कम कर देता है, ऐसे ड्रग्स को एंटागोनिस्ट कहते हैं। यानी कि वो ड्रग्स जो रिसेप्टर के एक्टिव साइट से जुड़कर उसके क्या कहते हैं एक्टिव साइट्स को डिस्टर्ब कर देता है। ऐसे ड्रग जो रिसेप्टर प्रोटीन के एक्टिव साइट से जुड़कर रिसेप्टर प्रोटीन के नेचुरल यानी उसके प्राकृतिक क्रिया को दबा देता है या कम कर देता है, ऐसे ड्रग्स को क्या कहते हैं, एंटागोनिस्ट। ये ध्यान रखिएगा, एंटागोनिस्ट किसे कहते हैं, ये क्वेश्चन आ सकता है।
ठीक। जब मैसेज को ब्लॉक करना होता है तो एंटागोनिस्ट की ज़रूरत पड़ती है। जब मैसेज को ब्लॉक यानी बंद करना होता है तो एंटागोनिस्ट की ज़रूरत पड़ती है। अब आइए आगे देखते हैं। कुछ ड्रग्स और या औषधियाँ ऐसी भी होती हैं जो प्राकृतिक केमिकल मैसेंजर की तरह कार्य करते हैं, यानी कि केमिकल मैसेंजर की तरह कार्य करते हैं, कार्य करते हुए रिसेप्टर प्रोटीन को सक्रिय कर देती हैं। ऐसे ड्रग्स को एगोनिस्ट कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, एगोनिस्ट कहते हैं। यानी कि ऐसे ड्रग्स जो रिसेप्टर के एक्टिव साइट को बंद कर देते हैं उसको क्या कहते हैं, एंटागोनिस्ट। और ऐसे ड्रग्स जो रिसेप्टर के एक्टिव साइट को पुनः सक्रिय कर देते हैं उसे कहते हैं एगोनिस्ट। तो ये क्वेश्चन बन सकता है कि एंटागोनिस्ट और एगोनिस्ट किसे कहते हैं। ये आपके लिए होमवर्क है, इसको आप याद कर लीजिएगा। एंटागोनिस्ट यानी कि ये एंटागोनिस्ट किसे कहते हैं और एगोनिस्ट किसे कहते हैं। जब हमारे शरीर में नेचुरल केमिकल मैसेंजर की कमी होती है तब एगोनिस्ट की ज़रूरत पड़ती है। जब हमारे शरीर में नेचुरल केमिकल मैसेंजर की कमी होती है तब एगोनिस्ट की ज़रूरत पड़ती है। अब आइए अगला हेडिंग 16th यूनिट का थर्ड अगला हेडिंग पढ़ते हैं। थेरेप्यूटिक एक्शन ऑफ डिफरेंट क्लासेज ऑफ ड्रग्स, यानी कि विभिन्न वर्ग की औषधियों की उपचारात्मक कार्य। तो पहला है एंटाएसिड। एंटाएसिड ऐसे ड्रग्स को कहते हैं जो अम्लीयता को रोके, अम्ल को रोके। तो हमारे शरीर में आप जानते हैं कि HCl का सिक्रेशन होता है। तो अगर कभी कभी होता है कि हमारे पेट में जलन होता है, गले में जलन होता है, तो इसका मतलब कि एसिड का सिक्रेशन ज़्यादा हो रहा है। तो ऐसी स्थितियों में हम कुछ दवाइयाँ लेते हैं। तो ऐसी दवाइयाँ इस कैटेगरी में आता है, किसमें, एंटाएसिड्स में, जिसे अम्ल तत्वनाशक कहते हैं। तो एंटाएसिड्स के रूप में पहले क्या होता था, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का प्रयोग किया जाता था। किसका प्रयोग किया जाता था, ये ध्यान रखिएगा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3 का प्रयोग किया जाता था। इसके अलावा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के अलावा किसका प्रयोग करता था, यहाँ पे सुधार कर लीजिएगा, यहाँ पे AgOH का होल थ्राइस है लेकिन यहाँ पे सिल्वर होगा, इसको चेंज कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे एल्युमिनियम होना चाहिए, गलती से Ag हो गया है, इसको Al करिएगा, एल्युमिनियम यहाँ रखिएगा, AgOH का होल थ्राइस, तथा यानी कि यहाँ पे एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड तथा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के मिक्सचर का भी प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। पहले एंटाएसिड्स के रूप में 3 केमिकल्स का प्रयोग होते था। पहला सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, दूसरा यहाँ एल्युमिनियम होना चाहिए, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, और तीसरा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक, तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट तो अलग से प्रयोग किया जाता था, दूसरे केस में एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड दोनों के मिक्सचर का प्रयोग किया जाता था। यहाँ पे सिल्वर की जगह एल्युमिनियम होना चाहिए, ध्यान रखिएगा, इसको चेंज कर लीजिएगा आप नोट्स में। ठीक है, आजकल एंटाएसिड्स के रूप में सिमेटाइड, आजकल जो केमिकली जो मार्केट में सेल होता है एंटाएसिड के रूप में, सिमेटिडीन केमिकल यूज होता है। सिमेटिडीन याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा जाता है बोर्ड में, ये जिसको टेगामेट भी कहते हैं, तथा दूसरा रेंटिडीन, जिसको जेंटेक भी कहते हैं। तो देखिए, रेंटिडीन और जेंटेक ये सारे मेडिसिन मार्केट में मिलते हैं। एसिलाक हो गया, जेंटेक हो गया, रेंटिडीन के नाम से मिलता है। तो ये सारे केमिकल्स आजकल यूज होते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। एंटाएसिड के रूप में आजकल क्या मिलते हैं, पूछा जाता है, सिमेटिडीन जिसको टेगामेट भी कहते हैं, और दूसरा रेंटिडीन या जेंटेक कहते हैं। तो अब अगला आइए 16th यूनिट का थर्ड हेडिंग का दूसरा सब हेडिंग है एंटीहिस्टामिन। यानी इसको देखिएगा, एंटी का मतलब होता है विरोध में, और किसका विरोध, हिस्टामिन का विरोध। हिस्टामिन के प्रभाव को खत्म करने वाला ड्रग, ऐसा ड्रग जो हिस्टामिन के प्रभाव को खत्म करे उसे क्या कहेंगे, हिस्टामिन, एंटीहिस्टामिन कहेंगे। क्या कहेंगे, एंटीहिस्टामिन। हिस्टामिन एक प्रकार का प्रोटीन होता है। तो हिस्टामिन क्या होता है, हिस्टामिन एक शक्तिशाली वैसोडाइलेटर होता है, यानी कि जो हम छोटी रक्तवाहिकाओं को बड़ा करने वाली एक औषधि होती है। ठीक है, तो हिस्टामिन जो होती है क्या होता है, एक तरह का औषधि होती है, और वो औषधि के क्या काम है, हिस्टामिन एक शक्तिशाली वैसोडाइलेटर है। वैसोडाइलेटर क्या है, वैसोडाइलेटर एक औषधि है जिसका क्या काम है, छोटी रक्तवाहिकाओं को बड़ा करना। शरीर में कई रक्तवाहिकाएँ हैं, ठीक है, जिसे आप कह सकते हैं आर्टरी, वेंस हो गया, ब्लड को ले जाने वाली कई होती हैं जो छोटी होती हैं, छोटी रक्तवाहिका। छोटी का मतलब साइज में, मतलब लेंथ की बात नहीं है, उसके डायमीटर की बात है, उस सेंस में है। तो हिस्टामिन एक औषधि है, उस औषधि को रोकने वाला एंटीहिस्टामिन कहलाता है। आइए देखते हैं ब्रोमफेनिरामिन, ये सब नाम याद रखिएगा, CBSE में पूछा जाता है एग्जाम में। ब्रोमफेनिरामिन जिसे डाइमेटैप कहते हैं, और टरफिनेडिन
और टरफिनेडिन जिसको सेल्डेन कहते हैं, ऐसे सिंथेटिक ड्रग्स हैं जो एंटीहिस्टामिन की तरह कार्य करते हैं। तो पूछ सकता है कि दो एंटीहिस्टामिन ड्रग्स का नाम बताइए, दो एंटीहिस्टामिन ड्रग्स का नाम बताइए। तो क्या है, पहला ब्रोमफेनिरामिन, पहला क्या है ब्रोमफेनिरामिन जिसे डाइमिटेप भी कहते हैं, और दूसरा क्या है टरफिनेडिन, दूसरा क्या है टरफिनेडिन जिसे सेल्डेन भी कहते हैं। ये दोनों नाम याद रखिएगा आप, ब्रोमफेनिरामिन और टरफिनेडिन, ये याद रखिएगा। अब आइए आगे देखते हैं 16.3.3 यानी कि 16th यूनिट का थर्ड हेडिंग, और थर्ड हेडिंग में भी तीसरा सब हेडिंग न्यूरोलॉजिकल एक्टिव ड्रग्स, ऐसे ड्रग्स जो तंत्रिका तंत्र पर कार्य करते हैं, यानी कि तंत्रिका तंत्र पर कार्य करने वाले औषधि। तो उसमें पहला क्या आता है ट्रैंकुलाइजर। ट्रैंकुलाइजर एक ऐसी दवा का कैटेगरी है जो शांतिदायक यानी शांत रखता है दिमाग को, शांतिदायक दवा। ट्रैंकुलाइजर किसे कहते हैं, शांतिदायक दवा को कहते हैं, अर्थात दिमाग को शांत रखने वाली दवा। ये ध्यान रखिएगा, ट्रैंकुलाइजर इस टॉपिक से क्वेश्चन बनता है ट्रैंकुलाइजर से। ट्रैंकुलाइजर किसे कहते हैं, ऐसी दवा जो दिमाग को शांत रखती है, शांतिदायक दवा यानी अर्थात दिमाग को शांत रखने वाली दवा, ट्रैंकुलाइजर याद रखिएगा। ठीक, आइए देखते हैं ट्रैंकुलाइजर और एनाल्जेसिक न्यूरोलॉजिकल एक्टिव ड्रग्स हैं, यानी कि ट्रैंकुलाइजर और एनाल्जेसिक जो हैं वो तंत्रिका तंत्र पर कार्य करने वाली औषधि हैं, यानी कि नर्वस सिस्टम पर कार्य करने वाली औषधि हैं। तो ट्रैंकुलाइजर तो दिमाग को शांत रखने वाली दवा है, तो एनाल्जेसिक क्या होता है, दर्द निवारक औषधि, यानी जो दर्द को कम करे। दर्द को कम करने वाली कई दवाइयाँ आप जानते होंगे मार्केट में, ठीक है, निसिप प्लस हो गया, निमोस्लाइड्स हो गया, ठीक है। तो ये न्यूरोलॉजिकल एक्टिव ड्रग्स हैं। ये दोनों कौन कौन, ट्रैंकुलाइजर और एनाल्जेसिक, नर्व्स यानी तंत्रिका से रिसेप्टर प्रोटीन तक ले जाने वाले मैसेज की क्रियाविधि को प्रभावित करता है। कौन दोनों, यानी ट्रैंकुलाइजर और एनाल्जेसिक। ट्रैंकुलाइजर और एनाल्जेसिक नर्व से रिसेप्टर प्रोटीन तक ले जाने वाले मैसेज की क्रियाविधि को प्रभावित करता है। ट्रैंकुलाइजर ऐसे केमिकल कंपाउंड्स का एक वर्ग है, यानी कि ट्रैंकुलाइजर ऐसे केमिकल कंपाउंड्स का वर्ग है जिसका प्रयोग, ट्रैंकुलाइजर का प्रयोग कहाँ होता है, स्ट्रेस तनाव कम करने में, हल्का अथवा गंभीर मानसिक बीमारी के इलाज में होता है। तो ट्रैंकुलाइजर का प्रयोग कहाँ होता है, स्ट्रेस तनाव कम करने में, हल्का तथा गंभीर मानसिक बीमारी यानी कि मेंटल डिजीज को कम करने में या ख़त्म करने के में होता है, यानी कि हल्का अथवा गंभीर मानसिक बीमारी मेंटल डिजीज के इलाज में होता है। अच्छा, नींद की दवा को स्लीपिंग पिल्स कहते हैं, इंग्लिश में क्या कहते हैं, स्लीपिंग पिल्स। तो नींद की दवा भी ट्रैंकुलाइजर्स का एक महत्वपूर्ण घटक होता है। नींद की दवा यानी कि नींद की दवा की गोलियां जो मिलती हैं वो ट्रैंकुलाइजर की कैटेगरी में ही आएंगी। कई प्रकार के ट्रैंकुलाइजर्स होते हैं, तो देखिएगा उन्हीं में एक होता है एंटी डिप्रेसेंट ड्रग। डिप्रेसेंट का मतलब अवसाद में आ जाना, यानी निराश हो जाना, परेशान हो जाना, यानी चिंतित हो जाना, ठीक है। तो ऐसे ड्रग्स जो डिप्रेशन अवसाद को रोकने का काम करते हैं उसे क्या कहते हैं, एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स। यानी जैसे कई व्यक्ति डिप्रेशन में चले जाते हैं, अवसाद में, निराशा में चले जाते हैं, तो डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर उनको कुछ ऐसी दवाइयाँ देती हैं जो उनके अवसाद या चिंता को कम करे, तो उसे एंटी डिप्रेसेंट ड्रग कहते हैं। वही एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स जो है वो ट्रैंकुलाइजर की कैटेगरी में आते हैं। और ट्रैंकुलाइजर क्या होते हैं, न्यूरोलॉजिकल एक्टिव ड्रग्स होते हैं। तो आइए, एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स यानी ऐसे ड्रग्स जो डिप्रेशन अवसाद को रोकने का काम करते हैं, भी ट्रैंकुलाइजर का एक प्रकार है। आइए देखते हैं, ये देखिए यहाँ इंपॉर्टेंट है, आइप्रोनियाजिड और फेनेल्जीन दो ऐसे ड्रग्स हैं जो एंटी डिप्रेसेंट ड्रग कहलाते हैं। ये क्वेश्चन पूछा जाता है बोर्ड में कि अलग से दे देगा, कुछ दवाइयों का मिक्सचर दे देगा, पूछेगा कि उसमें से अलग कौन है। तो याद रखिएगा, आइप्रोनियाजिड और फेनेल्जीन ये कौन से ड्रग्स हैं, एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स। आइप्रोनियाजिड और फेनेल्जीन कैसे ड्रग्स हैं, एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स हैं। एंटी डिप्रेसेंट यानी कि अवसाद को रोकने वाली दवाइयाँ हैं। कौन कौन हैं, याद रखिएगा, ये आइप्रोनियाजिड और फेनेल्जीन दो ऐसे ड्रग्स हैं जो एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स कहलाते हैं। आइए आगे डिस्कस करते हैं। कुछ हल्का प्रभाव दिखाने वाले ट्रैंकुलाइजर, यानी कि ऐसे ट्रैंकुलाइजर जो हल्का प्रभाव दिखाते हैं। कुछ हल्का प्रभाव दिखाने वाले ट्रैंकुलाइजर्स जैसे क्लोरडाइजीपॉक्साइड और मेप्रोबेमेट का प्रयोग तनाव दूर करने वाली औषधि के रूप में होता है। तनाव को स्ट्रेस कहते हैं, तो
तो स्ट्रेस को दूर करने वाले 2 ट्रैंक्विलाइजर कौन कौन हैं? क्लोरडाइएजिपॉक्साइड और मेप्रोबेमेट। याद रखिएगा इसको। स्ट्रेस को कम करने वाले 2 औषधियाँ क्लोरडाइएजिपॉक्साइड और मेप्रोबेमेट, याद रखिएगा, दूर करने वाली औषधि के रूप में होता है। इक्विनिल ये आता है, क्लोरडाइएजिपॉक्साइड और मेप्रोबेमेट ये सब पूछे जाते हैं सीबीएसई में, बोर्ड के एग्जाम में। इक्विनिल एक ऐसा ट्रैंक्विलाइजर है जिसका प्रयोग डिप्रेशन और हाइपरटेंशन को कंट्रोल करने में होता है। यानी कि इक्विनिल एक ऐसा ड्रग्स है जिसका प्रयोग डिप्रेशन यानी अवसाद को रोकने के लिए और हाइपरटेंशन अत्यधिक तनाव, हाइपरटेंशन का मतलब होता है अत्यधिक तनाव को कंट्रोल करने में होता है इक्विनिल का प्रयोग, याद रखिएगा। फिर आइए आगे, बारबिटूरेट्स एक महत्वपूर्ण वर्ग है। बारबिटूरेट्स एक कैटेगरी है, कुछ दवाइयों का कैटेगरी है, और बारबिटूरेट्स जो है वो ट्रैंक्विलाइजर ही कहलाता है। बारबिटूरेट्स एक महत्वपूर्ण वर्ग है ट्रैंक्विलाइजर्स का। कुछ ड्रग्स जैसे वेरोनल, एमाइटल, नेम्बुटल, लुमिनल और सेकोनल महत्वपूर्ण बारबिटूरेट्स कहलाते हैं। यानी कि कुछ ये दवाइयों के नाम याद रखिएगा, वेरोनल, एमाइटल, नेम्बुटल, लुमिनल और सेकोनल महत्वपूर्ण बारबिटूरेट्स कहलाते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बारबिटूरेट्स कहलाते हैं। 1, 2, 3, 4 और 5, ये 5 बारबिटूरेट्स याद रखिएगा। और ये बारबिटूरेट्स जो है एक कैटेगरी है ट्रैंक्विलाइजर्स का, ठीक है। पहला है बारबिटूरेट्स वेरोनल, एमाइटल, नेम्बुटल, लुमिनल और सेकोनल महत्वपूर्ण बारबिटूरेट्स कहलाते हैं। अगला देखिएगा, बारबिटूरेट्स की कैटेगरी में आने वाली दवाइयाँ यानी कि ड्रग्स, बारबिटूरेट्स में वही दवाइयाँ आती हैं जो हिप्नोटिक, नींद लाने में हिप्नोटिक मतलब नींद लाने वाला कारक होती हैं। तो यानी कि जितने भी बारबिटूरेट्स हैं वो नींद लाने वाली दवाइयों में यूज होते हैं। यानी कि वेरोनल, एमाइटल, नेम्बुटल, लुमिनल और सेकोनल नींद लाने वाली दवाइयों में प्रयोग होते हैं। इन केमिकल्स का प्रयोग नींद लाने वाली दवाइयों में होता है, यानी कि स्लीपिंग पिल्स में होता है। वैलियम और सेरोटोनिन, वैलियम और सेरोटोनिन भी ट्रैंक्विलाइजर कहलाते हैं। तो ये भी याद रखिएगा, वैलियम और सेरोटोनिन भी ट्रैंक्विलाइजर कहलाते हैं। यानी कि ट्रैंक्विलाइजर क्या क्या कहला सकते हैं? आइप्रोनियाजिड और फेनल्जीन भी ट्रैंक्विलाइजर है, और क्लोरडाइएजिपॉक्साइड भी ट्रैंक्विलाइजर कहलाएगा, मेप्रोबेमेट भी ट्रैंक्विलाइजर कहलाएगा, इक्विनिल भी ट्रैंक्विलाइजर कहलाएगा, वेरोनल, एमाइटल, नेम्बुटल, लुमिनल और सेकोनल भी ट्रैंक्विलाइजर कहलाएगा, वैलियम भी ट्रैंक्विलाइजर कहलाएगा और सेरोटोनिन भी ट्रैंक्विलाइजर कहलाएगा। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। और आपके लिए क्या इम्पोर्टेंट वर्क है, यही है कि जो भी ये केमिकल्स, जो भी मेडिसिन के हमने नाम दिए हैं इसको आप याद कर लीजिएगा। ट्रैंक्विलाइजर में कौन कौन आएगा दवाइयाँ, और ट्रैंक्विलाइजर में भी एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स कौन है, फिर ट्रैंक्विलाइजर में बारबिटूरेट्स कौन है, और उसमें इक्विनिल एक ऐसा है कि वो डिप्रेशन और हाइपरटेंशन दोनों में प्रयोग होता है, ठीक है। इन सबको आप याद कर लीजिएगा, लिख के रट लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।